हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे बहुपद, जो कि हमारे कक्षा 10 का पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। देखते हैं पॉलिनोमियल या बहुपद का अधिगम हम किस प्रकार से कर सकते हैं ताकि हमारी लर्निंग जो रहेगी वो काफ़ी बेहतरीन स्तर तक पहुंच सके। इसके लिए हम एक मनोवैज्ञानिक तरीके से सीखने की ओर बढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम बहुपद से जुड़ी हुई अवधारणाओं को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। बहुपद, आखिरकार बहुपद जो है कहते किसे हैं, तो यहाँ पर इसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि आखिरकार बहुपद होता क्या है। इस संदर्भ को समझने से पहले हमें इसकी परिभाषा को जान लेना चाहिए। जैसा कि कोई भी अज्ञात राशि होती है, अज्ञात राशि को गणितीय रूप में क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अब मान लो कि गणितीय रूप में हम चरों को किस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं? एक्स, वाई, जेड इत्यादि। ठीक है, तो अब इस चर यहाँ से कोई सा भी एक चर ले लेते हैं। एक्स ले लिया अपन ने, तो इसकी घात 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, बहुत सारी घातें हो सकती है। संख्या तो अनंत होती है ना, लेकिन कौन से चर की घात धनात्मक रहे तब बहुपद होगा, ऋणात्मक रहे, 0 रहे तब बहुपद कहलाएगा। तो इसकी वेल डेफिनेशन हम देखते हैं कि बहुपद वह चर राशि जिसमें चरों की घात 0 और क्या हो? धनात्मक हो। घात क्या होनी चाहिए? चरों की घात क्या होनी चाहिए? या तो 0 हो या धनात्मक हो। वह क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। इसका मतलब अपन इसको अगर समझें तो जैसे कि माना कि इसको प्रदर्शित किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? पी एक्स से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि पी यहाँ पर पॉलिनोमियल हो गया, एक से यहाँ पर इनपुट राशि हो गई, चर हो गया। जिस भी रूप में बहुपद रहेगा हमारा, इसको पी एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब पी एक्स से प्रदर्शित करने के बाद हम ये देखते हैं कि इसका व्यापक रूप क्या रहने वाला है। व्यापक रूप क्या रहने वाला है? माना कि ये पी एक्स लिख दिया अपन ने, क्या इसमें 0 घात संभव है? 0 घात संभव है। इसका मतलब यहाँ पर x की घात क्या लिख दिया अपन ने? 0 लिख दी, 0 घात संभव है। इसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस के रूप में कुछ भी पद हो सकते हैं। 1 घात हो सकती है, इसके साथ यहाँ पर प्लस माइनस के रूप में इसकी 2 घात हो सकती है, प्लस माइनस के रूप में इसकी 3 घात हो सकती है। इस रूप में चलता है मान। श्रेणी आगे प्लस माइनस के रूप में x की घात n। साथ ही साथ जब ये मान हो सकता है तो क्या इनके साथ गुणा में भी होता है। और जब भी चर के साथ, जब भी चर के साथ कोई संख्या गुणा में होगी, जब भी चर के साथ कोई संख्या गुणा में होगी तो वह संख्या चर राशि का क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। कोफिशिएंट क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट कहलाएगा। मतलब यहाँ पर 2 परिभाषाएं समझ में आनी चाहिए आपको कि चर क्या है? चर एक अज्ञात राशि है जिसको गणितीय रूप में चर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और बहुपद कब होगा? जब चर की घात या तो 0 हो या धनात्मक हो। ये कंडीशन अप्लाई होगी। इसका अगर व्यापक रूप देखें तो चर की घात 0 हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 इस रूप में हो सकती है। अब फिर जब कंडीशन एक अप्लाई ये कर सकते हैं कि जब भी चर के साथ कोई राशि गुणा में होगी, किस रूप में रहेगी? गुणा में होगी, तो वह संख्या उस चर राशि का क्या कहलाएगी? गुणांक कहलाएगी। इसका मतलब क्या है? इसको एक रूप में और प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस राशि के साथ अपन गुणा करें तो a का गुणा कर लें। a कोई अज्ञात संख्या हो सकती है, a का गुणा करूँगा और इसकी चर की घात 0, इसका मतलब 1 मान है, तो a लिख दिया मैंने। इसके साथ कुछ भी संख्या लिख सकते हैं अपन, गुणांक कुछ भी हो सकता है। b लिख दिया मैंने, x की घात a, 1 प्लस माइनस c x की घात 2। इस रूप में
कुछ भी हो सकता है। या फिर अधिकतर किताबों में ऐसा लिखा हुआ होता है कि 0 a की घात a सापेक्ष में 0, a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2। ये किताबी लैंग्वेज है, लेकिन हमें किताबी लैंग्वेज में नहीं उलझ के हमें कॉन्सेप्ट पे रखना है ध्यान कि या तो 0 हो सकती है या धनात्मक हो सकती है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये क्या हो गया, बहुपद का व्यापक रूप हो चुका है। अब इस कड़ी में हम यहाँ पर बहुपद को 2 भागों में विभाजन देखेंगे। तो बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार को आपको अच्छे से समझना है और इसको जानने की कोशिश रहेगी। तो बहुपद के प्रकार 2 प्रकार से हैं, घातों के रूप में, घातों के आधार पर, और एक पदों के आधार पर। घातों के आधार पर क्या रहेगा इसका विभाजन, चर की अधिकतम घात। जो बहुपद रहेगा उस बहुपद की चर की अधिकतम घात ही उसके बहुपद के प्रकार को डिसाइड करेगी। इसी प्रकार से जो राशि जोड़ने या घटे हुए रूप में रहती है, जुड़े या घटे हुए रूप की राशि, जो भी आपके बहुपद है या तो जुड़े हुए रूप में हो घटे हुए रूप में हो, वह राशि पदों के आधार का निर्धारण करेगी। जैसे कि हम सबसे पहले अगर चर की घात 0 है, चर की घात 0 है, तो उस स्थिति में इस बहुपद को क्या कहेंगे, इस बहुपद को कहेंगे अपन नियतांक बहुपद। कौन सा बहुपद, नियतांक बहुपद। क्या, कौन सा बहुपद, नियतांक बहुपद। अब जैसे 4, इसके लिए उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि 7 है, संख्या है, अब ये है तो कांस्टेंट राशि, कांस्टेंट राशि है मतलब नियतांक है, लेकिन क्या ये बहुपद है, निश्चित तौर पे ये एक बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि ये तो एक संख्या है। अब ये संख्या जो 7 है ये चर के साथ भी तो गुणा हो सकती है। अब चर राशि यहाँ पर x की घात 0 हो, चाहे चर राशि x की घात यहाँ पर 1 हो, चर राशि की घात यहाँ पर 2 हो, तो यहाँ पर घातें तो बढ़ रही है, तो यहाँ पर बहुपद के प्रकार बढ़ते जाएंगे जैसे घातों के रूप में। तो ये तो नियतांक बहुपद हो गया, ये चर बहुपद का एक घाती बहुपद हो गया, ये द्विघाती बहुपद हो गया। तो घातों के रूप में तो इसका विभाजन हो पा रहा है, तो क्या पदों के रूप में हो पाएगा क्या, या फिर पदों के रूप में हो पाएगा क्या। तो पदों के रूप में कुछ भी विभाजन नहीं हो रहा है, एक पदीय, एक पदीय और एक पदीय, क्योंकि यहाँ तो कुछ ना तो जुड़े हुए रूप में है ना घटे हुए रूप में। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि पद तो एक ही है, लेकिन जैसे जैसे घातें कम ज़्यादा होती रहेगी उस हिसाब से घातों का के आधार पर बहुपद का प्रकार डिसाइड हो जाएगा। यहाँ पर इसकी घात चर राशि थी नहीं, तो हमने चर राशि इंक्लूड कर दी, x का गुणा कर दिया और उसकी घात कितनी लगा दी, 0, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की घात 0 होना उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस कड़ी में हम ये लिख सकते हैं कि इस नियतांक बहुपद का उदाहरण एग्जाम्पल 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी नियतांक यानी संख्या वाला पद जो कहलाएगा वो नियतांक बहुपद कहलाएगा। और यहाँ पर ये जो है ये नियतांक बहुपद नहीं, बाकी कौन सा है, ये है। इसके बाद अगला हम ये देखें कि क्या आगे अब विचार करें कि यहाँ तो संख्या 7 भी हो सकता है, -8 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है, तो ये तो संख्या पद है, संख्या पद है। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह किस में नहीं आता है, घात में नहीं आता है, संख्या में तो आ सकता है। तो यहाँ पर ये बहुपद तो है, और वो कौन सा बहुपद, नियतांक बहुपद है, लेकिन घात किस रूप में। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर मान लो कि इस संख्या में तो आपके नियतांक बहुपद आ रहा है, लेकिन घात ऋणात्मक नहीं होगी। अगर घात ऋणात्मक हो गई, जैसे कि 2 और 1/x की घात 2, तो क्या ये बहुपद होगा। देख लेते हैं इसको एक सही रूप में लिखने के हिसाब से। तो x की घात 2 + x की घात -2, क्योंकि ये ऊपर जाएगी तो ऋणात्मक हो जाएगी,
और यहाँ पर माइनस की घात है, इसका मतलब हमारे पास कंडीशन क्या है, या तो शून्य होना चाहिए या धनात्मक होना चाहिए। या ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं। अब जब बहुपद नहीं है तो यहाँ पर चर की घात ऋणात्मक है, इसलिए बहुपद नहीं है। संख्या का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, तो यहाँ पर ये नियतांक बहुपद कहलाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि 0 मैंने गुणांक लिया और यहाँ पर घात कुछ भी ले ली, x की घात 2 ले ली, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? तो यहाँ पर ये कौन सा बहुपद कहला रहा है? नियतांक बहुपद कहला रहा है, यहाँ द्विघात बहुपद नहीं। क्यों? क्योंकि ये गुणांक है, ये गुणांक है। अब ये गुणांक है तो यहाँ पर इसका मान कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। अब इस कड़ी में आपसे ये पूछूं मैं कि ये 0 है, यहाँ पर क्या है? 0 है। अब क्या आप ये मुझे ये बता सकते हैं कि इस 0 के साथ जो भी चर हैं इसकी घात क्या होगी? शून्य के साथ गुणांक शून्य है और इसके साथ हमने कोई चर राशि ली तो इसकी घात क्या होगी? तो आप ये कह सकते हो कि ये 0 और गुणा में x की घात 1 होगी। आप ये कह सकते हो 0 गुणा में x की घात 2 हो सकती है, 0 है x की घात 3 हो सकती है। तो इसका मतलब ये जो 0 है, जब भी शून्य गुणांक रूप में होगा, जब भी शून्य गुणांक रूप में होगा तब घातीय रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। शून्यांक गुणांक रूप में होगा तब घातीय रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, बहुपद के प्रकार 2 प्रकार से, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। घातों का आधार पर चरों की अधिकतम घात ही घातों के आधार पर एक विभाजन होगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि यदि x की घात 0 होती है तो वो कौन सा बहुपद कहलाएगा? नियतांक बहुपद कहलाएगा। और यदि x की घात 2 हो गई तो वो कौन सा बहुपद? द्विघातीय बहुपद। चाहे ये इस रूप में हो सकता है या फिर ये लिख सकते हैं, यहाँ पर भी अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद हो गया। उदाहरण ले सकते हैं x की घात 2 + 2, तो ये भी कौन सी घात? क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए कौन सा है? द्विघाती बहुपद हो गया। अब हम चलते हैं अगले वाले पर। x की घात यदि 3 हो, अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, तो वो कौन सा घाती कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद। फोर उदाहरण अपन ले लेते हैं कि x की घात 3 + 2x + 5। अब x यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन हमें अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर 3 है, इसलिए कौन सा घाती बहुपद कहलाएगा? ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार से जितने चर की अधिकतम घात होगी वह उतना घाती बहुपद कहलाएगा। तो हमने नियतांक बहुपद देख लिया, द्विघाती बहुपद देख लिया, त्रिघाती बहुपद देख लिया। अब इसके बाद हम पदों की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी चर राशि गुणा वाली राशियों को छोड़कर, जैसे कि 2x, अब यहाँ पर हमने गुणांक को डिफाइन किया था। x का गुणांक कितना रहेगा? 2 रहेगा। कैसे पता किया? कि जब भी चर राशि के साथ कोई संख्या गुणा में होगी तो वह संख्या चर राशि का क्या कहलाएगी? गुणांक कहलाएगी। इसका मतलब चर राशि के साथ गुणा में क्या है? 2 है, तो इस चर राशि का ये क्या कहला रहा है? गुणांक। अगर आपसे ये पूछा जाए कि x का गुणांक कितना रहेगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो x का गुणांक है 2। अब यहाँ ये पद डिसाइड नहीं करता, ये तो पूरा एक ही पद है क्योंकि ये गुणा में है राशियाँ। लेकिन हमने क्या देखा है? जुड़े और घटे हुए रूप में। तो जब इस राशि के साथ मैं प्लस लगाकर कोई और राशि लिख देता हूँ तो यहाँ पर अब ये पूरा एक क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर x की घात भी धनात्मक में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा इस रूप में बहुपद बना। तो ये कौन सा पदी है? तो एक पद तो यहाँ पर नज़र आ रहा है, दूसरा पद यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो ये द्विपदीय बहुपद। कौन सा पदी? द्विपदी बहुपद। अगर मैं ये कहूँ कि 5x + 7x² + 9x क्यूब, तो ये कितना पदी है? तो एक पद तो यहाँ है, 2 पदियाँ हैं और 3 पदियाँ हैं, तो ये त्रिपदीय बहुपद। इसके बाद
यदि हम बात करें अगला उदाहरण जो कि आपको सोच कर देखना है, जैसे कि 7x² प्लस 5 क्यूब प्लस 5x², ये कौन सा पदी बहुपद होगा, ये मेरा प्रश्न है आपसे। तो आपको विद्यार्थियों ये याद रखना है कि यहाँ पर 3 पद आपको देखने में नज़र आ रहे होंगे, असल में ये द्विपदी बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विपदीय बहुपद है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर अधिक एक पद तो ये रहा, एक ये रहा, ये रहा, दिखने में ये चीज़ें 3 नज़र आ रही है, लेकिन आपको ये पता है कि ये पद और ये पद तो सहजाति पद है। सहजाति पद जोड़े या घटाए जा सकते हैं। तो इसका सरलतम रूप क्या होगा? 5x³ प्लस 5 और 7 12 हो गया, और इनकी जाति कौन सी है? x²। तो 5x³ प्लस 12x², तो ये द्विपदीय बहुपद होगा। यहाँ पर हमने बात की है विद्यार्थियों, बहुपद को परिभाषित किया है कि चर की घात कैसी रहनी चाहिए? शून्य हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक नहीं चलेगी, और ना ही भिन्न रूप में। जैसे कि px यदि आपको ऐसा दिख जाता कि x की √x प्लस 5, तो यहाँ पर वास्तव में x की घात कितनी है? x की घात है 1/2 प्लस 5। क्या आपके 1/2 यानी भिन्न रूप चलेगा? क्या भिन्न रूप भी नहीं चलेगा, तो ये बहुपद नहीं होगा विद्यार्थियों। यदि हम और उदाहरण लें, px बराबर 1/x प्लस x, तो क्या एक बहुपद होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये जब x ऊपर जाएगा ना तो माइनस का घात बनेगा, और यहाँ पर ये, तो ये भी ऋणात्मक है, इसलिए नहीं चलेगा, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो बहुपद की परिभाषा देख ली हमने। परिभाषा में एक शब्द देखा है, गुणांक। गुणांक किसे कहते हैं? कि जो भी चर राशि के साथ गुणा में होगा वह उसका गुणांक कहलाएगा। जो भी चर राशि के साथ गुणा में होगा वह उसका गुणांक कहलाएगा। जैसे कि यहाँ चर राशि के साथ गुणा में है 5, तो ये क्या कहला रहा है? x का गुणांक है 5। चर राशि x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना होगा? 7। x³ का गुणांक कितना होगा? 9। इस प्रकार से आपको गुणांक को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हमने इसके इन पदों को सार रूप में देखते हुए व्यापक पद की एक इमेजिनेशन तैयार की कि व्यापक पद जो बहुपद होता है ना, वो इस रूप में हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बहुपद के प्रकार देखे थे हमने, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। चर की घात अधिकतम जितनी होगी वह उतना घाती बहुपद कहलाएगा, और बहुपद में जितने पद रहेंगे वह उतना पदी बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं विद्यार्थियों, उन प्रश्नों में आपको देखना है कि कौन सा एक पदीय, कौन सा द्विपदीय, या फिर दोनों में आपको देखना है। जैसे कि फॉर उदाहरण px आपको दे दिया है 2x² माइनस 3x माइनस 2, ये कितना पदीय बहुपद है और कितना घाती बहुपद है। इसके बाद ये कितना पदी बहुपद है और कितना घाती बहुपद है, ये प्रश्न आपको खोजना है। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम यहाँ पर पूरा कंटेंट शुरू करेंगे, खासकर सेशन 23-24 को लेकर कक्षा 10। ठीक है, और यहाँ पर यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि आप यहाँ पर मैथमेटिक्स को बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सीख सकें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।